हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का चौथा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 के तीसरा, चौथा और इस पेज पे दिए गए दो ठो प्रश्न, पांचवा और छठा को हल करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि प्रयत्न और भूलन विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, यह प्रयत्न और भूलन विधि क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। तो आपको हम पिछले वीडियो में समीकरण के बारे में बताए थे। समीकरण में एक चर पद होता है। चर मतलब एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू, जो एबीसीडी के लेटर होते हैं ना, अल्फाबेट होते हैं, वही सब होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चर। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो शायद हमको ऐसा लग रहा है कि आप चर के बारे में जानते हैं, तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण के बारे में हम बताएं कि समीकरण क्या होता है। तो इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको एक चर दिख रहा होगा, पी दिख रहा है यहाँ पे। तो P बराबर क्या होगा, यही निकाल देना समीकरण का हल होता है। ठीक है, P के बराबर में, जैसे P बराबर यहाँ पे क्या होगा, बस यही निकालना होता है समीकरण का हल में। जब आप P बराबर यहाँ पे जो भी आएगा समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालना है। तो प्रयत्न और भूलन विधि से। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश आपको करना है, मतलब कुछ कुछ रखकर आपको कोशिश करना है। P के जगह पर कभी 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, और जब आप इसको हल कीजिएगा ना, P के जगह पे यहाँ पे कुछ रखिएगा, जैसे 2 रखिएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर जो आएगा वह इधर के बराबर हो जाए तो वही उस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए। एक प्रश्न को हल करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इस पूरे प्रश्न को लिखना है और उसके बाद हल लिखना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है 5p + 2 = 17। आपको ऊपर वाला भी प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लेते रहना है। जैसे अगर यहाँ पे P के जगह पे मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5p कहने का मतलब क्या है कि 5 और गुना में P। जब हम लोग विजय व्यंजक बना रहे थे पिछले वीडियो में, तो आपको पता है कि 5 में जब हम P से गुना करते हैं तब जाके हमें 5p मिलता है। ठीक है, लेकिन P के जगह पर अब हमें 1 रखना है, तो 5 के जगह पे 5 रहेगा, P के जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 है तो 2 रहेगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो रहा है, और इधर 7 हो गया, इधर 17 है, दोनों बराबर है, नहीं है। तो समीकरण के जगह पे यानी P के जगह पे हम लोग 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, 1 नहीं रखेंगे। अब 2 से हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे 2 रखिएगा। अगर P के जगह पे 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 12, जो कि इधर वाले के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 3 रखने की कोशिश कीजिए। तो तब जब यहाँ पे आप 3 रखिएगा तो 3 × 5 = 15, 15 और 2 कितना होता है, 17 होता है। यानी 17 इधर भी हो गया, 17 इधर भी हो गया, यानी यह समीकरण का हल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, यही होगा। यही मतलब कौन, 3 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि P बराबर 3 रखने पर, यानी इस समीकरण में आपको P जहां पे दिख रहा है वहां पे 3 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 के बगल में 5p कहने का मतलब हुआ कि 5 × P, यानी अब P के जगह पे हम लोग 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और P के जगह पे 3 कर देंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे, और बराबर में इधर 17 है तो 17 लिखेंगे। ठीक है, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी को। देखिए आप लोग या ऐसे लिखिए, या फिर या का चिन्ह ये होता है। ठीक है, ऐसे करिए और ऐसे चिन्ह करिए, तो इसे या का चिन्ह बोलते हैं, यानी इससे भी या ही हम समझते हैं। और या फिर आप लोग हिंदी में या ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे या लिखा, और 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 17। फिर आप या का ऐसे चिन्ह दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए। 15 और 2 कितना होता है, 17, इधर हो गया 17, यानी दोनों साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। यानी यहाँ पे P बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसका हल, इस समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि P का मान निकाल दीजिए, वही समीकरण का हल है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे P बराबर 3 रखा तो दोनों साइड बराबर हो गया, तो दोनों साइड बराबर हो गया तो P का मान क्या आ गया, 3 आ गया, तो यही समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा कि P बराबर 3 इस समीकरण का हल है।
ठीक है, इस प्रकार से आपने इस समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, इसी का चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा में 3m माइनस 14 बराबर 4। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस m के जगह पे अब देखिए इसमें अब क्या है ना कि इस समीकरण में केवल चर चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे p था, यहाँ पे m हो गया, तो अब यहाँ पे आपको m का मान निकालना है कि m बराबर क्या होगा। जैसे हमने अभी निकाला ना, p बराबर यहाँ पे क्या निकाल दिया, p बराबर 3 निकाला, यानी p का मान इस समीकरण में हम लोग रखते हैं, यानी 3 यहाँ पे रखते हैं p के जगह पे, तो दोनों साइड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इधर वाला इधर वाले के, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताना है कि m के जगह पे हम क्या रखें कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए, यानी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि इधर 4 है तो इधर भी 4 है, जैसे यहाँ पे 17 इधर था तो इधर भी 17 आ गया ना, वैसे ही आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, अलग अलग मान रख कर ट्राई करिए। तो जब यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 होता है, और यहाँ पे 3 हो गया, और 14 में से घटाइएगा 3 को, तो यहाँ पे माइनस का 11 आएगा, यानी 4 तो आएगा नहीं। तो ऐसे आपको कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 5 रखिएगा तो यहाँ पे 5 से 15 होगा। ठीक है, और 15 में से 14 को घटाइएगा तो 1 आएगा, जो कि इधर के बराबर नहीं आएगा। तो और आगे बढ़िए, m के जगह पे 6 लीजिए, तो 6 यहाँ पे जब लीजिएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 में से 14 को घटाइएगा तो 4 आएगा, यानी इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे m बराबर 6 रखने पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस m के जगह पे 6 रखना है। तो m किस चीज में है, 3 के साथ, 3 के साथ m किस चीज में है, गुना में है। तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 और गुना में m के जगह हम लोग को क्या रखना है, 6 रखना है, 6 रख दिए। फिर माइनस 14 है तो 14, फिर बराबर इधर 4 है तो 4, फिर या का चिन्ह दीजिए, और 6 3 18 माइनस 14 बराबर 4। देखिए 18 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और इधर कितना है, 4 है, यानी दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया, यानी यहाँ पे जो आप m का मान 6 रखे थे वो क्या है, सही है। ऐसे ही अगर आप m का मान 1 रखते तो गलत हो जाता, दोनों साइड बराबर नहीं आता। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है, प्रयत्न और भूलन विधि बोल ही दिया है इस कि आपको इसी मतलब विधि से निकालना है, कोशिश कर करके। कभी 1 रखना है, कभी 6 रखना है, कभी 2 रखना है, ऐसे करके आपको कोशिश करना है, किसी ना किसी से तो ये बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे यह 6 से बराबर हो गया दोनों साइड, ये 3 से बराबर हो गया। ठीक है, बाकी समीकरण को हल करने का आसान तरीका भी है जो आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये बोला है कि प्रयत्न विधि से, यानी कोशिश कर करके हल कीजिए। ठीक है, इसलिए आपको इसको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिख देना है कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है, यानी जो m बराबर 6 है यही क्या है, इस समीकरण का हल है। बाकी इसको निकालने का m बराबर 6 निकालने का और भी आसान तरीका होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्नावली से, यानी प्रश्नावली 4.2 से पढ़ना है शायद। ठीक है, तो 4.2 से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाइए। यहाँ पे कुछ भाषा दिया गया है, मतलब कुछ कथन लिखा गया है, उसको पढ़ना है और उससे समीकरण आपको बना देना है। कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x और 4 का योग, मतलब x और 4 को जोड़ रहे हैं तो आपको 9 मिल रहा है। समीकरण बनाना बहुत आसान है। बोला क्या है, बोला है कि x और 4 का योग, x और 4 का योग, तो x हमने यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, और 4 यहाँ पे हमने इसमें जोड़ दिया, तो योग कितना के बराबर है, 9 के। तो हो गया, यह समीकरण हो गया x + 4 बराबर 9। यही बात यहाँ पे लिख देना है। तो चौथे के हल में आपको क्या लिखना है, चौथे के पहला के हल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसी को लिखना है, यानी x + 4। तो x + 4 जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से पहला का हल हो गया, बहुत आसान है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है दूसरा नंबर कि y में से 2 घटाने पर, तो y में से 2 घटा देते हैं। y में से हमने यहाँ पे 2 घटा दिया, तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। यानी जब y में से 2 घटा दीजिएगा ना तो बराबर में इधर 8 आएगा। हो गया दूसरा का हल।
चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या कर रहा है? तीसरा में कर रहा है कि a का 10 गुना 70 है, यानी a में जब आप 10 से गुना करते हैं तो आपको 70 मिलता है। तो जब a में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10a हो जाएगा और बराबर 70 हो जाएगा। यहाँ पे a है तो a में 10 से गुना कीजिएगा तो 10a हो जाएगा और 70 हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि x में हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 5x हो जाता है। 10 में हम लोग अब a से गुना करेंगे तो 10a हो जाएगा। इस a को पहले रखिए फिर बाद में रखिए, आएगा 10 ही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे करेंगे, a का 10 गुना, यानी a में आप 10 से गुना कीजिएगा तो 10a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10a और गुना 70 है, यानी वह 70 के बराबर है। हो गया समीकरण तीसरा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा समीकरण बनाइए। इसको करे कि संख्या b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। कोई संख्या b है, ठीक है, उसको 5 से भाग दे दिए हम, तो हमें मिल रहा है भाग देने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 6 मिल जा रहा है। हो गया, ये भी एक समीकरण है। इसी को यहाँ पे लिख दीजिए चौथा में। चौथा में क्या लिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि b में 5 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 6 मिल जा रहा है। उसके बाद देखिए पांचवा में t का 3/4 15 है। यहाँ पे समझने वाली बात है, t का 3/4। सबसे पहले चौथाई समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है a का चौथाई, हम आपसे पूछ दे तो a में आप क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, a का ये चौथाई हो गया। वैसे यहाँ पे b का चौथाई पूछ दे, t का चौथाई पूछ दे, कुछ भी रहेगा ना उसमें 4 से भाग देना है। आपका चौथाई, आपका नाम अगर मोहन है तो मोहन का चौथाई कितना होगा? तो मोहन में 4 से भाग दे देंगे तो मोहन का चौथाई निकल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे कह रहा है कि t का 3/4। पहले तो t का 1/4 ये हो गया, t का दूसरा चौथाई ये हो गया, t का ये तीसरा चौथाई हो गया, और इन सभी को जोड़ देना है। करेक्ट, t का 3 गो चौथाई, तो पहला चौथाई है, दूसरा चौथाई है, तीसरा चौथाई है, तीनों को जोड़िए तो इन सभी का एलसीएम लीजिएगा 4 का, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से कितना बार कटेगा? एक बार में, तो ऊपर t आएगा। और फिर 4 से 4 कितना बार में कटेगा? एक बार में, तो फिर हम लोग ऊपर t ही लिखेंगे और इधर भी t ही आएगा, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए 1t 2t 3t कितना हुआ? 3t और बटा में 4 हुआ, यानी t का 3/4 कितना हो जाएगा? t का 3/4 3t/4 होगा, ठीक है। तो पांचवा में यहाँ पे लिखिएगा, पांचवा में क्या लिखिएगा? 3t/4। अभी तक यहाँ जो बात बोला था t का 3/4, अभी तक केवल आपने यही निकाला है। t का 3/4 क्या होता है? तो t/4 होता है। जैसे हमने निकाला कैसे? t b हो या फिर a हो, कुछ भी हो, उसका चौथाई निकलना रहता है तो उसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। तो t का हमने चौथाई निकाला तो 4 हो गया। लेकिन बोला है कि t का 3 गो चौथाई, तो एक चौथाई, दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई, तीनों को हमने जोड़ दिया तो 3t/4 मिला। वही क्या हो जाएगा? इसका जो अभी तक इतना बोला है उसका हल होगा, यानी t का 3/4 हुआ, चौथाई 15 है, यानी वह 15 के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह देके 15 लिखिए। अब इसका पूरा हल हुआ, यानी यह समीकरण अब बना, ठीक है। शायद आप लोग समझे होंगे। और अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका भी है। जैसे a का अगर हम बोल दे a का 2/4 लिखिए, तो a में हम लोग क्या करेंगे? जैसे a का 1/4 तो ये हो गया, ठीक है, a का 1/4 ये हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2a/4 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इसका यहाँ पे ये निकालना था हम लोगों को, क्या निकालना था? यहाँ पे निकालना था कि यहाँ पे निकालना था t का 3/4, यानी t/4 तो हो गया, और इसी का 3, मतलब इसमें 3 से गुना कर दें तो फिर यहाँ पे आएगा 3t/4। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी तरीका से कीजिएगा आएगा तो इतना ही, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये पांचवा समीकरण बना लिया। उसके बाद देखिए छठा को, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना, सबसे पहले आप 7 गुना समझिए, कितना का? m का, तो m में हमने 7 से गुना कर दिया तो 7 गुना हो गया, और 7 का योग, और इसी में हम लोग को 7 जोड़ देना है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं m का 7 गुना, यानी 7 से हमने गुना कर दिया, और 7 का योग, और 7 इसमें जोड़ दीजिए तो आपको 77 देता है, यानी वह 77 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 7 में जब m से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7m हो जाएगा, और प्लस का 4 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चर के साथ तो जुड़ेगा नहीं ये, और फिर 77 है तो 77 रहेगा, यानी समीकरण कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पांचवा में लिखना है, पांचवा समीकरण में क्या लिखना है कि 7m + 4 = 77। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है छठा नंबर है। छठा नंबर में क्या करें कि एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। अब देखिए x का चौथाई, जैसे आपने यहाँ पे t का चौथाई निकाला था t/4, वैसे ही x का चौथाई, तो x का चौथाई x/4 और उसके आगे करें कि x की चौथाई, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद करें ऋण, ऋण मतलब होता है घटाव, ऋण मतलब घटाव, ऋण 4 आपको 4 देता है, यानी घटाव 4 आपको 4 देता है, यानी बराबर के बाद 4 लिखिए, यही हो गया समीकरण। इसी को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसमें, 7वें में। यहाँ छठा था, सॉरी 5वां हम लिखे थे क्या, ये छठा था, उसके बाद रहेगा 7वां। 7वां में आपको क्या लिखना है, यही समीकरण लिख देना है कि x/4 - 4 = 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, सबसे पहले y के 6 गुना लिखिए, y का 6 गुना मतलब y में आप 6 से गुना करें। यदि आप y के 6 गुने, यानी y में हमने 6 से गुना किया, 6 घटाए, इसी में से 6 घटा दिया तो आपको 60 मिलता है, बराबर में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6y में जब 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 6y हो जाएगा और -6 = 60। यही क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 6y - 6 = 60। उसके बाद देखिए 9वां नंबर, यदि आप z के 1/3 मतलब पहले तिहाई समझिए, एक में हमने 3 से, a में हमने 3 से भाग दिया तो ये क्या हो गया, तिहाई हो गया, a का तिहाई हो गया। वैसे b में हमने 3 से भाग दिया तो ये क्या हो गया, b का तिहाई हो गया, b/3 जो है वह b का तिहाई हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे करें आप z की 1/3, तो z यहाँ पे लिखिए और 3 से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो गया, z का तिहाई हो गया, z का तिहाई हो गया। और बोल रहा है कि 1/3 मतलब यही वाला है, मतलब इसमें 1 से गुना करिए या फिर यही हो जाएगा। जब 1 से गुना भी कीजिएगा तो यही आने वाला है। जैसे यहाँ पे था t का 3/4, तो चौथाई फिर से हम उसी को समझा रहे हैं। देखिए t का यहाँ पे था t का 3/4, तो पहले चौथाई निकाल दीजिए और 3 से गुना कर दीजिए, तो जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3t/4 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि आप z की 1/3, तिहाई मतलब अब आपको भाग देना है, z में आपको भाग देना है 3 से, और कह रहा है कि एगो मतलब इसमें 1 से गुना करिए, तो जब 1 से गुना कीजिए तो z एकम z हो जाएगा और बाटा में 3 हो जाएगा, यानी यही आने वाला है। ठीक है, मतलब z का 1/3 कितना हो जाएगा, z का 1/3 हो जाएगा 8वां के बाद 9वां रहेगा ना, z का 1/3 z/3 हो गया। और कह रहा है कि z की 1/3 में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दीजिए तो आपको 30 प्राप्त होता है, तो आपको यहाँ पे 30 प्राप्त होता है, यही इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने चौथे प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अब हम लोग 5वें को हल करते हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अभी आपने यहाँ पे कथन लिखा था, जैसे चौथा प्रश्न में क्या लिखा था, कथन लिखा था, आपने समीकरण बनाया। अब यहाँ पे समीकरण लिखा है, आपको कथन बनाना है। ठीक है, तो कथन आप अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, सभी लोगों का सेम नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लिखना है कि p और 4 का योग 15 है, p/4 15 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5वां का पहला का हल में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 5वां के पहले के हल में क्या लिखिएगा, सबसे पहले समझिए लिखा क्या है कि p में 4 जोड़ने पे 15 मिल रहा है। तो आप इसको किस तरीका से लिख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको लिख कैसे रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि p में हम 4 जोड़ रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए कि p और 4 का योग, p और 4 का योग 15 है, या फिर p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीका से आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है कि m में से 7 घटाने पे 3 प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता
है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि m ऋण 7 बराबर 3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसके बाद देखिए लिखा है कि 3m बराबर 7। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि एक संख्या m का 2 गुना 7 है। ठीक है, क्या लिखिएगा कि एक संख्या m का 2 गुना, m में जब 2 से गुना कर रहे हैं तो 7 मिला है, तो m का 2 गुना 7 है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि m में 2 से गुना करने पे 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि एक संख्या m का 2 गुना 7 है। ठीक है, अगर आपके सामने ये न रहे केवल ये भाषा लिखा रहे तो आप इससे कैसे बनाइएगा, तो बनाना आपने सीखा ना। क्या लिखा है कि एक संख्या m है। ठीक है, m का 2 गुना मतलब इसमें 2 से गुना करिए, 7 है मतलब यह 7 के बराबर है। तो जब 2 में m से गुना कीजिएगा तो 2m हो जाएगा और बराबर में 7। फिर से आपको यह वाला समीकरण मिल गया। ठीक है, ये वाला समीकरण मिल गया ना। यही होता है भाषा, मतलब इसी को ऐसे लिखिए कि फिर इससे हम लोग इसमें जा सके। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि m/4 बराबर 3। इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्या m का 1/5 3 होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि संख्या m का 1/5 3 होता है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। दोनों भाषा से एक ही समीकरण मिलने वाला है। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि m का 1/5 3 होता है। का मतलब होता है गुना, m का मतलब होता है गुना और 1/5 ऐसे है ना। तो m में आप गुना कीजिए 1 से, और उसके बाद देखिए संख्या m का 1/5 3 होता है, यानी 3 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए m में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा। 5 में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 में कुछ नहीं से गुना कीजिएगा नहीं, 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आएगा और बराबर में 3। देखिए तो ये वाला समीकरण यहाँ पे मिल रहा है, m/5 बराबर 3 के बराबर है। यानी चौथा समीकरण इस भाषा से भी हम लोग निकाल लिए। दूसरा जो हम लिखे हैं कि संख्या m को 5 से भाग देने पे, संख्या m है जिसको हम 5 से भाग दे दिए। ठीक है, तो संख्या m को हमने जब 5 से भाग दिया तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो देखिए तो ये इस भाषा से जो ये समीकरण हमें मिला ये इससे मैच कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक समीकरण को कई भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीछे से ही छापना है बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीछे से ही वाला छापे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सभी को पीछे से ही छापना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीछे से छापे होंगे, तो ऐसा निश्चित नहीं कि आपको पीछे से ही छापना है, अपने मर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए पांचवा नंबर में क्या है कि 3m/5 बराबर 6। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा, कि 3m/5 बराबर 6। तो इसको लिखने का तरीका है कि m के तिगुना में 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। लिखना क्या है कि संख्या m के तिगुने को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है कि संख्या m के यहाँ पे के रहना चाहिए, संख्या m के तिगुने 3 गुने को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो जब आप लोग इस कथन से समीकरण में जाएंगे तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप पीछे से छापे होंगे वो भी सही है। ठीक है,
उसके बाद देखिए छठा नंबर में है कि 3p + 4 = 25, यानी यहाँ पे हो गया कि संख्या p के तिगुने में 4 जोड़ने पे 25 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखेगा? संख्या p के तिगुने का 4 से योग, या फिर ऐसे लिखिएगा संख्या p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर, 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। बाकी जो आप पीछे से छापे होंगे इसके लिए भी वो भी सही है। उसके आगे देखिए 7वां नंबर, इसमें क्या है कि p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखेगा? संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलता है, फिर प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पे, लिखना है संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर, पहले देखिए p के 4 गुना मतलब 4p हो गया, और उसमें से हमने 2 घटाया, तो 2 घटाया तो हमें 18 मिला, तो 2 घटाने पर 18 मिलता है या फिर प्राप्त होता है, लिख सकते हैं प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आठवां नंबर है कि p/2 + 2 = 8, यानी p में 2 से भाग देने पे या फिर p के आधे में 2 जोड़ने पे 8 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आठवां में क्या लिखना है कि संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर, p के आधे मतलब कि p में हम 2 से भाग दिया और फिर क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ने पे हमें क्या मिल जा रहा है? 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? 2 जोड़ने पर 8 मिलता है या फिर प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए शायद इसका आंसर ना पीछे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, पीछे से जो छापा होगा उसका गलत ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पीछे पे एकदम आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा कि p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे यही समीकरण प्राप्त होगा। जब जो ये लिखे हैं उससे आप लोग इसी समीकरण को प्राप्त कीजिएगा। देखिए, जैसे देखिए p के आधा कीजिए तो p में हमने 2 से भाग दिया, और फिर कह रहा है कि 2 जोड़ने पर 2 इसमें जोड़ दीजिए तो आपको 8 मिल जा रहा है। यहाँ पे 8 मिल जा रहा है। देखिए ये समीकरण आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भाषा लिखे हैं वो क्या है? सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। यहाँ पे कुछ स्थिति दी गई है, इसमें क्या करना है? आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि इरफान जो है कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। जो इरफान लड़का है, देखिए यहाँ पे 2 लड़का है, एक इरफान है और एक परिमित है। तो जो इरफान है ना उसके पास टोटल 37 कंचे हैं। यहाँ पे लिखा है इरफान के पास 37 कंचे हैं, लेकिन वो ऐसे बता रहा है कि जो परिमित के पास जितने कंचे हैं ना, जो यह 37 कंचा है वह परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो यहाँ पे समीकरण हमको बनाना है, और यहाँ पे बोल दिया है कि परिमित के कंचों की संख्या को m लीजिए, यानी यहाँ पे परिमित के कंचों की संख्या नहीं दिया है। तो इसका हल कैसे करेंगे? छठा के ए में परिमित के कंचों की संख्या नहीं दिया, उसको बोला है कि आप m मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि परिमित के पास जो कंचों की संख्या है वह क्या है? m है, जो कि यहाँ पे प्रश्न में ही बोल दिया है। तो परिमित के पास जितने कंचे हैं, जैसे परिमित के पास अब m कंचा हो गया, यहाँ पे बोला है कि परिमित के कंचों की संख्या को m लीजिए। देखिए इस वीडियो को आप लोग यहाँ से छठा नंबर में 1 से लेकर 5 तक एक बार और आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, और बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बोल रहा है कि परिमित के कंचों की संख्या को m लीजिए, हमने m ले लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि परिमित के पास जितने कंचे हैं, जैसे m लिया तो हमने मान लिया कि m है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था,
एम बोला कि मान लीजिए, तो हम एम ले लिए। तो परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, तो 5 से इसमें गुना करिए, 5 से हमने गुना कर दिया, 5 गुने से 7 अधिक, यानी 7 इसमें जोड़ दीजिए, अधिक कर दीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा? तो इरफान के कंचे जितना है उतने के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 37 के बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, इरफान कहता है, इरफान मतलब जिसके पास 37 कंचे हैं, वो लड़का कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं, तो परिमित के कंचा यहाँ पे दिया नहीं था, एम हमने माना है, तो परिमित के पास जितना कंचा है यानी एम है, उसके 5 गुने से 5 हमने गुना कर दिया, फिर 7 जोड़ दिया, 7 अधिक है, यानी वो कितने है? वो 37 है, तो हमने यहाँ पे 37 लिखा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही समीकरण हो जाएगा। देखिए एम में जब 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5m और प्लस यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो गया 37। यही क्या हो गया? यही समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा को, दूसरा में देखिए क्या करें कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु, लड़की की आयु मतलब लड़की मतलब जो लक्ष्मी है उसकी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है? y मान लेना है लक्ष्मी की आयु को, क्योंकि यहाँ पे भी लक्ष्मी की आयु दी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे y लिख देंगे। करें कि उनकी आयु, किनकी? मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुना, और लड़की की आयु को हम लोग y माने हैं, इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी इसमें अब आपको 4 जोड़ देना है, तब जाके वो बराबर होगा, इतना करने के बराबर होगा, बाद हो बराबर होगा 49 वर्ष के। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो 3 में y से गुना कीजिएगा तो 3y प्लस 4 हो जाएगा और बराबर में इधर 49 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण बन चुका। उसके बाद देखिए तीसरा को, तीसरा में क्या है? अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, मतलब सबसे ज्यादा अंक, जो अध्यापिका है वो बता रही है कि मेरे कक्षा में सबसे अधिक अंक जो प्राप्त किया है वह प्राप्त किए गए न्यूनतम, यानी जो न्यूनतम का मतलब होता है जो सबसे कम है, यानी जो लड़का सबसे कम अंक प्राप्त किया है ना, उसके 2 गुने से धन 7 यानी 7 अधिक है, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 यानी 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल मान लीजिए। यहाँ पे आपको एल मान लेना है। देखिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दिया था एम, यहाँ पे दिया था वाई, यहाँ पे दिया था एल, और यहाँ पे दिया है बी मानने को दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं दिया रहता ना ये सब, तो आप अपने मन से कुछ मान लेते। आप चाहते तो एक्स मान लेते, वाई मान लेते, जेड मान लेते, पी मान लेते, क्यू मान लेते, कुछ भी मान लेते, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि आपको यही चीज मानना है। जैसे यहाँ पे y ही मानना था, यहाँ पे x भी मानकर इसको हल करते तो 3x प्लस 4 बराबर 49 आता। ठीक है, तो चर बदलता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। चर आप कुछ भी ले सकते हैं, जो बोला है वही ले लीजिए। यहाँ पे नहीं बोला रहता तो हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को आप एल ले लीजिए, हमने एल ले लिया। उसके बाद फिर से प्रश्न को समझिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, न्यूनतम एल है तो इसका 2 गुना करिए, 2 गुना और धन करिए 7, तब जाके यह बराबर होगा 87 यानी अधिकतम अंक के। फिर से एक बार समझिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है 87 है। ठीक है, अधिकतम 87 है, जो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक तो एल है, तो एल का हम 2 गुना कर दिए और धन 7 किए, तब जाके वह क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है 87 के। ठीक है, यही बात इसमें कहा है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो 2 में जब एल से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2l हो जाएगा प्लस 7 और बराबर 87 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथे को देखते हैं। चौथा में क्या कर रहे हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक रफ पेज लेना होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ये समद्विबाहु नहीं बना। जैसे 2 भुजा बराबर हो, जैसे ये वाला भुजा
ये वाला भुजा के बराबर होने चाहिए और ये वाला भुजा अलग होने चाहिए, तब इसे हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब ये वाला, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण यानी ये वाला कोण दिख रहा है ना आपको, ये वाला कोण आधार कोण यानी आधार कोण, ये वाला दो कोण हो गए, आधार कोण का दो गुना है। अगर ये मान लीजिए कि अगर ये बी है ना, अगर ये बी है तो ये वाला कोण 2b डिग्री है। ये कोण अगर b डिग्री होता है तो ये 2b डिग्री होता है। यही बात यहाँ पे कह रहा है और ये भी b होगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। यानी अगर ये बी है तो इसी का दो गुना, यानी बी में आप 2 से गुना करिए तब जाके ये आपको कोण मिलेगा, यानी ये 2b है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण b डिग्री है, तो b डिग्री है तो हमने b भी यहाँ पे मान लिया है, तो इसका दो गुना क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से इसको समझिए, जैसे एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु की तरह यह बना नहीं, जिसमें क्या होता है ना कि दो भुजा, जैसे ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है, दोनों भुजा बराबर होता है और ये एक अलग होगा, जिसमें ये जो शीर्ष कोण है और इसे हम लोग बोलते हैं आधार कोण। तो बोल रहा है कि जो शीर्ष कोण है ना प्रत्येक आधार कोण के, यानी ये वाला जो आधार कोण है इसका दो गुना है। और बोल रहा है कि मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण b डिग्री है, ये भी b डिग्री, ये भी b डिग्री, तो ये वाला 2b होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि आधार कोण का दो गुना हो गया, यानी 2 से गुना कर दीजिए। आधार में आधार b है तो b में हमने 2 से गुना किया तो ये वाला निकल गया। अब कह रहे कि याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करें कि इन तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा b, ये पहला कोण हो गया, ठीक है, दूसरा कोण हो गया b, फिर ये जो शीर्ष है वो कितना हो गया, 2b हो गया, जो 180 डिग्री के होता है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज बनाइए, टेढ़ा बनाइए, मेढ़ा बनाइए, लंबा बनाइए, छोटा बनाइए, तीनों कोणों को जब जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे एक त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे, जैसे एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये, तो सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो देखिए b और b कितना हो जाएगा, 2b होगा, और फिर 2b यहाँ पे यानी 4b हो गया, 4b बराबर 180 डिग्री हुआ। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, शायद आप लोग समझे होंगे। जैसे आपको यहाँ पे ही कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपने b माना है, b माना, तो ये वाला कोण जो है वो b का दुगुना होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यह 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये कोण और ये कोण 45 है, तो 45 का दोगुना कितना होता है, 90 होता है। और सभी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री ही आएगा। देख लीजिए 45 डिग्री ये वाला हो गया, दूसरा वाला ये हो गया 45 डिग्री, और तीसरा वाला ये 90 डिग्री हो गया। तो 45 कितना होता है, 90 होता है, और 90 में 90 जोड़िएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है, जो कि हमने वही बात यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कोण दिया नहीं था। जैसे b दिया था, यहाँ पे b दिया था और यहाँ पे 2b दिया था। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, जो कि हमने यहाँ पे उदाहरण से भी समझा दिया कि 180 डिग्री आ रहा है। वही काम हमने यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे चर है तो चर तो जुड़ेगा नहीं, b में b ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, चर जुड़ता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको केवल 4b बराबर 180 डिग्री लिख दिए। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, और इसके आगे का प्रश्नों का हल यानी प्रश्नावली 4.2 के जो भी प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो बाकी चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।